हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हम लोग ने हमारा टॉपिक चालू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों से होता है। दोनों मिलकर जब साथ में काम करते हैं तब बॉडी पूरी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है, तब पूरी बॉडी हमारी कंट्रोल में होती है। तो उसमें से जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो हार्मोनल सिस्टम है वो लास्ट में दिया हुआ है और बीच में आपको कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे सो दैट हमारा ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे जाएंगे। ओके, सो आप अपने अटेंडेंस लगा दो कमेंट बॉक्स में जाके, सब लोग अपना पूरा नाम वहाँ पे टाइप कर दो। ओके, सो हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखा था जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन अभी हमको हार्मोनल सिस्टम भी देखना है कि हार्मोनल सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है और ये दोनों सिस्टम आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली, हमारी बॉडी जो एक तरीके की मशीन है वो प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर सकती है। ओके, सो सबसे पहले हार्मोनल सिस्टम पढ़ने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? व्हाट आर हार्मोन्स? सो hormones are the chemical substances. hormones क्या है? hormones are nothing but chemical substances है, कुछ chemicals है, ठीक है, या हम उसको केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। केमिकल मैसेंजर यानी ऐसे केमिकल्स है जो कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, है ना। जैसे नर्वस सिस्टम में मैसेज किसके थ्रू जा रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स के थ्रू जा रहा है। वैसे ही हार्मोन्स, हार्मोनल सिस्टम में हार्मोन्स मैसेज कन्वे करते हैं, इसलिए उनको केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल मैसेंजर्स हम कह सकते हैं, which coordinate the activities of living organisms and also their growth. Again हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इन हार्मोन्स का फंक्शन भी क्या है? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम का भी यही फंक्शन था, वैसे हार्मोन्स का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये फंक्शन है। हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करे, सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करे, ये सारा इंश्योर कौन करता है? हार्मोन। और उसी के साथ साथ में इसका एक और फंक्शन है ग्रोथ। उसी के साथ में क्या फंक्शन है बेटा? ग्रोथ। और एक फंक्शन है ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ। ओके, सो ये हार्मोन्स रिलीज कौन करता है? ठीक है, अभी सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा तो केमिकल सब्सटेंसेस है, तो हमारे बॉडी में तैयार कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस, ये हार्मोन्स, वो हमको देखना है। तो हार्मोन्स बनाते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती है हार्मोन। ओके, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मतलब क्या? These are a special type of structure, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग सेल होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो एक तरीके से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हार्मोन्स बनाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्मोन बना रहा है उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड मतलब क्या? कोई भी हमारे बॉडी में फ्लूइड तैयार हो रहा है और वो रिलीज हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड आप सबने सुना होगा। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है और सलाइवा को सिक्रेट करती है, वो सलाइवा रिलीज करती है। लेकिन सलाइवा हार्मोन है क्या? सलाइवा हार्मोन नहीं है। सलाइवा का कहीं भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम नहीं आता है, सलाइवा का काम डाइजेशन में है। तो वो ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हुई बेटा, वो एक दूसरी तरीके की ग्लैंड है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन समझ लो, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसमें से भी ग्लैंड मतलब क्या? जो कोई सब्सटेंस बना के सिक्रीट कर रही है, सिक्रीट मतलब रिलीज कर रही है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा बनाया, सलाइवा रिलीज किया, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो जूस है, सलाइवा बनाने वाले ग्लैंड है ना, वो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नहीं आते हैं, वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो अलग पार्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या? ये भी कोई सब्सटेंस बनाएंगे और रिलीज करेंगे, लेकिन कौन सा सब्सटेंस? पर्टिकुलरली हार्मोन्स, पर्टिकुलरली हार्मोन्स, ठीक है। सो अभी ध्यान में आ गया है
जो ग्लैंड हार्मोन्स बनाएगी उन्हीं को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स है केमिकल सब्सटेंसेस है, कुछ केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, और हमारे बॉडी में रिलीज होने के बाद क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या बॉडी में ग्रोथ लेके आते हैं। जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ओके, सो एक और खासियत इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ऐसी होती है, डक्टलेस होते हैं वो। डक्टलेस मतलब अभी समझ लो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन्होंने हार्मोन बनाया तो वो हार्मोन को स्टोर करके नहीं रख सकते, हार्मोन को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे हमारे घर पे होता है ना, सिंपल एग्जांपल लो, हमारे घर पे हम पानी भरते हैं, पानी को क्या करते हैं, जिस टाइम पे नल वगैरह आता है उस टाइम पे हम पानी को टैंक में चढ़ा के टैंक का टैप वगैरह बंद करके पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे टैप ही नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे वो नल ही नहीं होता, तो पानी को हम स्टोर करके रख पाते थे क्या? नहीं, जैसे ही पानी टैंक में आया वो पानी निकल जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास में टैप नहीं है। तो वैसे ही कुछ हमारी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके पास में डक्ट नहीं होते हैं, मतलब समझ लो एक तरीके से इनके पास में टैप नहीं है, यानी इनके पास में नल नहीं है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड को बनाया हुआ जूस स्टोर करके रख सके। तो क्या होगा? अब जैसे ही इन्होंने क्या बनाया? हार्मोन बनाया, तो डक्ट नहीं होने की वजह से जैसे ही इन्होंने हार्मोन तैयार किया, वो हार्मोन आ जाएगा ब्लड में, है ना, हार्मोन आ जाएगा ब्लड में। जैसे कि हमारी टैंक है, टैंक समझ लो हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन वो टैंक को हमारे जो ऊपर में घर के ऊपर में पानी की टंकी होती है, अगर उसमें वॉल होता है ना बेटा, वॉल होता है जहाँ से हमारे बॉडी बोल रही हूँ, हमारे पूरे घर में जो पाइपलाइन है उसमें पानी आता है। अगर हमारी टैंक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है और वहाँ पे नल हमारे पास है ही नहीं, हम वो बंद करके नहीं रख पा रहे, तो हम बंद करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा? सारे के सारे पाइपलाइन में पानी बहना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हमने बंद नहीं किया है ना। वैसा ही होता है कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड में, वहाँ पे वो नल है ही नहीं, तो जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हमारे टंकी ने क्या बनाया? हार्मोन बनाया, तो वो स्टोर करके नहीं रख सकते, उनके पास डक्ट नहीं है, एक तरीके से समझो टैप नहीं है, नल नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने हार्मोन बनाया, पाइपलाइन में आ जाएगा। हमारी बॉडी की पाइपलाइन मतलब ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी की पाइपलाइन मतलब ब्लड वेसल्स। तो ये डक्टलेस होने की वजह से ब्लड में आ जाएगा क्या? हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स इन ब्लड, हार्मोन्स इन ब्लड। डक्टलेस होने की वजह से क्या होगा? हार्मोन्स पाइपलाइन में आ जाएगा, यानी ब्लड वेसल में आ जाएगा, यानी ग्लैंड कोई भी हो, वो बॉडी में कहीं पे भी सिचुएटेड हो, चाहे वो हेड में है, चाहे वो स्टमक वाले एरिया में है, चाहे वो नेक वाले एरिया में है, कहीं पे भी ग्लैंड हो, लेकिन हार्मोन्स वो बनाएगी। और हार्मोन्स बनाने के बाद समझ लो अगर वो नेक में है तो वो हार्मोन्स नेक में ही नहीं रहेगा, वो हार्मोन्स ब्लड में आ जाएगा। डायरेक्टली हार्मोन कहाँ पे आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर करके नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो डक्टलेस है, उसके पास में नल नहीं है जिससे वो बंद करके रख सके हार्मोन को अंदर में। तो क्या होगा? हार्मोन कहाँ पे आ जाएगा? ब्लड में। और हमको पता है ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड है, हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है, तभी तो हमारा हर एक सेल जिंदा है ना, हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। ब्लड में आ गया हार्मोन, मतलब हार्मोन पूरे बॉडी में फैलेगा, हार्मोन पूरे बॉडी में फैलेगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहीं पे भी सिचुएटेड हो, वो हार्मोन बनाएगी, उसका हार्मोन ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे बॉडी को इस हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या? हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये पूरे ग्लैंड्स के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम। तो ये हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी वो हमको देखना है बेटा। वाई डू वी नीड सच सिस्टम? देखो अभी हमारे एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने कोई बहुत स्केरी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक स्क्वेरल का एग्जांपल दिया है तो हम स्क्वेरल ही ले लेते हैं, ठीक है, गिलहरी, उसके सामने एक स्केरी सिचुएशन आ गई है। अब उसको डिसाइड करना है कि मैं वहाँ से भागूँ या मैं उस सिचुएशन का सामना करूँ, उससे फाइट करूँ या भाग जाऊँ। तो जब उसको उस समय पे उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने की कोशिश है,
अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, उसके सारे ऑर्गन्स ने अच्छे से काम करना चाहिए, तभी वो कुछ डिसीजन ले पाएंगे और उस स्कैरी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका एक मेथड ऐसा है नर्वस कंट्रोल। हमने देखा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए वो डिसीजन ले सकती है या बॉडी को तैयार कर सकती है वो सिचुएशन को फेस करने के लिए। बॉडी को तैयार करना पड़ेगा ना वो सिचुएशन को फेस करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसी सेल तक जाएंगी जहाँ पे हमारा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, लेकिन वो लिमिटेड है बेटा। हम कह रहे हैं कि न्यूरॉन पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, लेकिन हर एक सेल तक न्यूरॉन तो नहीं गया ना, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक गया हुआ हो सकता है, यानी न्यूरॉन मसल तक आएंगे, लेकिन मसल के हर एक सेल तक वो नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हर एक सेल तक हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे नर्व सेल जुड़ा हुआ है। अब नर्व सेल बॉडी के हर एक सेल से तो जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी बॉडी प्रॉपरली अपने आप को तैयार कर पाएंगी कि उस स्कैरी सिचुएशन से क्या बोलेंगे हम फाइट करने के लिए? नहीं। तो तब हमारे बॉडी में काम में आता है हार्मोनल सिस्टम। तब वो स्क्वायरल के बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे। उसके बॉडी में क्या रिलीज होंगे? ध्यान से सुनना, उसके बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड पूरे बॉडी में फैला है, ब्लड हमको पता है हर एक सेल तक ब्लड पहुंच रहा है, हर एक सेल तक ब्लड पहुंच रहा है, यानी हर एक सेल तक हार्मोन पहुंचेगा, हर एक सेल तक हार्मोन पहुंचेगा और वो हर एक सेल को तैयार कर देगा उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। उनको क्या बोलेंगे? अलर्ट कर देगा, ऐसी सिचुएशन आ गई है, हमको ये सारी चीज़ें करके उससे डील करनी है। समझ में आया है? इसलिए हमारे बॉडी को हार्मोनल सिस्टम की भी ज़रूरत है, नर्वस सिस्टम की भी ज़रूरत है। जब दोनों मिलके काम करेंगे बेटा, तभी बॉडी में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होगा। सो समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हार्मोनल सिस्टम क्या करता है? हर एक सेल तक इंफॉर्मेशन भेज देगा, क्योंकि डायरेक्ट हार्मोन्स ब्लड में आ रहा है और ब्लड पूरे बॉडी में फैला हुआ है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करें, यानी नर्वस सिस्टम की बात करें, तो वो हर एक सेल में, हमको पता है ना हमारे बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स तक एक एक न्यूरॉन नहीं पहुंच सकता है। न्यूरॉन एक पूरे ऑर्गन तक जा सकता है, लेकिन वो ऑर्गन के हर एक सेल तक तो न्यूरॉन नहीं जाएगा, तो हर एक जगह तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचेगा। इसलिए हार्मोनल सिस्टम की जरूरत वहाँ पे हमको पड़ती है। ठीक है, जैसे ही हम आगे आगे में और पढ़ते जाएंगे एक एक ग्लैंड, तो आपको पूरा फंक्शन उसका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, उनका कंसेप्ट कैसा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये सब हमने देखा। अभी हमको क्या देखना है? नाउ वी हैव टू सी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, कौन सी ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बेटा हाइपोथैलेमस। क्या है हाइपोथैलेमस? थोड़ा सा ब्रेन का डायग्राम आप लोग रिवाइज करो, रिकॉल करो ब्रेन का डायग्राम। उसमें देखो इधर साइड में एक हाइपोथैलेमस था, ठीक है, ब्रेन के अंदर में हाइपोथैलेमस था। तब मैंने कहा भी था कि हम ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम के टाइम पे, हार्मोन के टाइम पे देखेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं। सब इतना तो क्लियर हो गया ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में अलग अलग, और हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड अपना एक हार्मोन रिलीज करेगा, हर एक ग्लैंड का हार्मोन अलग। तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन कौन सा है वो हम देखते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या? देखो पहले इतना समझ लो, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये भी एक ग्लैंड है जो ब्रेन के थोड़ा नीचे साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोअर साइड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, जस्ट बिलो द ब्रेन, जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के थोड़ा नीचे में प्रेजेंट कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी एक तरीके की ग्लैंड है, मतलब ये भी अपने हार्मोन रिलीज करेगा। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस ने अगर रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। और क्योंकि वो रिलीजिंग हार्मोन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना खुद का हार्मोन रिलीज करेगी। ओके, इसे देखो समझ, इधर लिख के बता देती, ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, अब ये हाइपोथैलेमस में
कौन सा हार्मोन भेजा सबसे पहले? रिलीजिंग हार्मोन, यानी हम पॉजिटिव से बता देते हैं इसको, रिलीजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगी? उसके खुद के हार्मोन रिलीज करेंगे, उसके खुद के हार्मोन रिलीज करेंगे। अब हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन भेजा? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट करना है ना, रोकना, तो हम उसको नेगेटिव से बताते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन को भेजा अभी किसने? हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटिंग हार्मोन भेजा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट हो जाएगी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगी, अपने हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने बोला हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है ना, यानी पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करेगी या नहीं करेगी। पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड है, तो उसके खुद के भी हार्मोन होंगे, तो वो अपने हार्मोन रिलीज करेगी या नहीं करेगी, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइपोथैलेमस पर डिपेंड कर रहा है। हाइपोथैलेमस पर डिपेंड कर रहा है। हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, तो पिट्यूटरी खुद के हार्मोन रिलीज करेगी। इसने इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज किया, तो पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगी। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया होगा सबको? हाइपोथैलेमस इजी है काफी। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को? हाइपोथैलेमस। लेकिन पिट्यूटरी के खुद के कौन सा हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड के भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन उसमें से हमको सबसे इंपॉर्टेंट वाला हार्मोन अभी देखना है, वो है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। लोकेशन भी हम देखते जा रहे हैं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन लोकेशन इसका क्या है? बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे में। ओके, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? बोन का और मसल का ग्रोथ करेगा, बोन का और मसल का ग्रोथ करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन, उसकी क्या होगी? बॉडी में कमी होगी। कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी। किसकी कमी हो गई? ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई। ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी क्या? नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंडिविजुअल है या जो बच्चा है, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ मतलब क्या है? एक तरीके से हाइट आप समझ लो। ज़्यादातर कब होती है डेवलपमेंट? चिल्ड्रन के स्टेज में ही होती है, बचपन में ही होती है। और अगर बचपन में ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की कमी अगर बॉडी में हो गई, कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर से ग्रोथ हार्मोन नहीं बना पा रहा है, तो वो कंडीशन हो जाएंगे ड्वार्फ, मतलब बौना। वो चिल्ड्रन, वो बच्चा कैसा रह जाएगा? उसकी हाइट बहुत कम हो जाएगी, शॉर्ट, यानी ड्वार्फ, यानी बौना हुआ रहेगा। और इसका दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या? बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, तो वो हो जाएगा एकदम टॉल, एकदम टॉल है, जिसको आप कहोगे जायंट, बहुत बड़ा, खली जैसा, है ना? खली जैसा हो जाएगा वो, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन उसमें रिलीज हो गया तो। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया तो ड्वार्फ छोटा ही रह जाएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर, और ज़्यादा रिलीज हो गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, डायरेक्ट आपको पूछ देगा किसका? पिट्यूटरी का हार्मोन बताओ और उसका फंक्शन बताओ और उसका लोकेशन बताओ। आपको हर एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज कर रही है, कौन से ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है, क्या फंक्शन है, वो सब अच्छे से याद कर लेना है और अपने कॉपीज में नोट्स भी बना लेने हैं। पूरे आपके एस्चांट में अच्छे से दिया हुआ है सारे हार्मोन का लोकेशन, फंक्शन। ओके, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो आपको करके दे ही रही हूँ, तो आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। इस तरीके से शॉर्ट में नहीं प्रिपेयर करने हैं, फिर से बता रही हूँ, फुल्ली प्रॉपर सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके आपको नोट्स तैयार करने। ओके, सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारी थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारी थायराइड ग्लैंड, ये नेक वाले रीजन में सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड नेक वाले रीजन में, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा विंड पाइप है ना, जहाँ से एयर अंदर जाती है, एयर लंग्स में जाती है, विंड पाइप, उसके ऊपर में हमारी थायराइड ग्लैंड
सिचुएटेड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। अभी थायराइड ये वर्ड भी आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, थायराइड बीमारी होती है ना, कोई कोई लोगों को थायराइड की बीमारी होती है। वो कैसे होता है? देखो, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है थायरॉक्सिन, ठीक है। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, फंक्शन, कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन होते हैं, हमने कौन सा इंपॉर्टेंट देखा? ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल। फिर हम देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड का क्या हार्मोन है? थायरॉक्सिन। अब देखो इसका फंक्शन देख लेते हैं पहले। थायरॉक्सिन का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये क्या है? न्यूट्रिएंट से हम फूड के थ्रू, खाने के थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन हमारे बॉडी में लेते हैं। फिर हमारे बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है, सिंपल सब्सटेंस में वो ब्रेक होगा। फिर बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होने के बाद में बेटा वो सेल में जाता है और फिर वहाँ से और जो हमारे बॉडी को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें उससे बनती है, वो सारे फूड से, है ना। जैसे जो भी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है बॉडी को, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। यानी आप कह सकते हो एक तरीके से डाइजेशन ऑफ कार्ब, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन, और डाइजेशन करने के बाद में उसका यूटिलाइजेशन, उसको यूज़ करना। एक तो डाइजेस्ट करेंगे सबसे पहले हमने खाने के बाद, और डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी उसको यूज़ करेंगे जो भी ज़रूरत है उसके लिए, उसको ही कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये इसका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। इसका हार्मोन है बेटा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। अब देखो अगेन, थायरॉक्सिन या हार्मोन अगर हमको बनाना है, बॉडी को बनाना है हमको, मतलब थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है, तो उसको चाहिए रहता है बेटा आयोडीन। आयोडीन पता है ना आप सब लोगों को? आयोडीन एक एलिमेंट है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन बहुत जरूरी होता है। अगर बॉडी को आयोडीन मिलेगा तो ही थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बना पाएगी। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बताती हूँ, हम फूड के थ्रू अगर आयोडीन ले रहे हैं, हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ कहाँ से आएगी? फूड के थ्रू आएगी। तो हमारे फूड में अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो ही थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बना पाएगी, अदरवाइज थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं। तो अब क्या हुआ? हमारे फूड में आयोडीन की कमी हो गई। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आयोडीन, हम पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा हमारे बॉडी में। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी थायरॉक्सिन हार्मोन की। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है गॉइटर। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? गॉइटर। उसमें से नेक वगैरह सूज जाता है, एकदम बड़ा नेक हो जाता है। वाई? क्योंकि बॉडी में क्या हुआ? बॉडी में क्या हुआ? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई। अभी किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादा वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कमी हो रही थी तो वो बौना रह रहा था, ज़्यादा हो रहा था तो बहुत लंबा हो जा रहा था, वैसे ही अगर इस हार्मोन की भी कमी होगी या ज़्यादा हो जाएगा वो, तो बॉडी में कुछ ना कुछ नॉर्मल कंडीशन से अलग विपरीत डिफेक्ट्स या डिजीज कंडीशन हमको देखने को मिलेंगी। क्योंकि तब हमारी बॉडी प्रॉपर मेंटेन वाले स्टेट में है क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हो गई, थायरॉक्सिन कम बन रहा है, तो डिजीज वाली कंडीशन में आ जाएगी। और थायरॉक्सिन कम बना तो उस डिजीज को हम कहते हैं गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है? सिम्टम, उसके लक्षण ऐसे कि नेक जो है ना बेटा फूल जाती है, एकदम सूज जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हमको पता है थायरॉक्सिन की कमी होगी। थायरॉक्सिन की कमी क्यों हुई? आयोडीन कम ले रहे हैं, तो अभी हमको थायरॉक्सिन बढ़ाना है। थायरॉक्सिन बढ़ाना है, बॉडी में थायरॉक्सिन बनना चाहिए, तो हमको आयोडीन लेना पड़ेगा, है ना। हमको आयोडीन लेना पड़ेगा। जब हम आयोडीन लेना चालू हो जाएंगे तो थायरॉक्सिन प्रॉपर बनाने लग जाएगा थायराइड ग्लैंड। जब थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर बनने लगेगा तो गॉइटर जैसी कोई भी कंडीशन वहाँ नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जनरली आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं। टीवी में आपने एडवर्टाइज भी देखी होगी, या घर पे अपने सॉल्ट का जो होता है ना, टाटा सॉल्ट वगैरह का जो पैकेट होता है, तो वहाँ देखना लिखा हुआ रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट, ऐसा नमक जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है। कितना आयोडीन? उतने अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट है जितना हमारे बॉडी को जरूरी है। जितना हमारे बॉडी को ज़रूरी है उतना आयोडीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो आयोडीन हमको मिल जाएगा
आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो डेली अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट लेंगे तो आयोडीन बॉडी को मिलता रहेगा, आयोडीन मिलता रहेगा तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाता रहेगा और ऐसी कोई भी गॉइटर जैसी कंडीशन वहाँ पे तैयार होगी क्या? नहीं होगी। सो दिस वाज योर थायराइड ग्लैंड। और 3 ग्लैंड्स हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, एक उसके बाद होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कैसे होती है बेटा? देखो अगर हमारी इस तरीके से थोड़ी बटरफ्लाई शेप होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है तो इसमें ना ऐसे 4 बीच में होते हैं, इसके पीछे साइड पे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले साइड में होती है 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ओके। 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। आपके टेक्स्ट बुक में ये पैराथायरॉइड वगैरह नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपन ने थायराइड पढ़ लिया तो मैं पैराथायरॉइड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में जो ग्लैंड्स दी हुई है वो तो हम सारी कवर कर रहे हैं। सो उसके पीछे में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है। उनका हार्मोन कौन सा है? पैराथॉर्मोन। क्या हार्मोन है? पैराथॉर्मोन। ये हार्मोन होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का, या फिर इसी को आप बोल सकते हो पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन। फंक्शन क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उनकी लेवल्स को, उनकी मात्रा को वो मेंटेन करता है। कौन? पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सीक्रेट कर रहा है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट है पैनक्रियास। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास पता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पैनक्रियास पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमको पैनक्रियास देखना है एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी पैनक्रियास भी एक हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन है इंसुलिन। आई थिंक इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। पैनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन कहलाता है इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन है मेंटेन शुगर लेवल। बॉडी में शुगर की लेवल को मेंटेन करके रखता है। क्यों मेंटेन करना जरूरी है बेटा? जैसे हमने देखा लेवल कम ज़्यादा हुई तो डिजीज कंडीशन वहाँ पे आ जाएंगी। शुगर बढ़ गया तो भी डिजीज, शुगर कम हो गया तो भी डिजीज। आपने बहुत कॉमनली हमारे घर में ही पेशेंट्स देखे होंगे जिनका कभी कभी कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी शुगर लो हो जाती है, चक्कर आना वगैरह चालू हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुगर बढ़ जाती है, यानी अगेन कम ज़्यादा हो गया तो डिजीज कंडीशन वहाँ पे। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? हार्मोन इंसुलिन। अभी इंसुलिन की कमी हो गई बॉडी में, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, पैनक्रियास प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना रहा है, इंसुलिन की कमी हो गई, तो जो डिजीज होता है दैट डिजीज इज डायबिटीज। डायबिटीज जिसको कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज ये बीमारी हो जाती है कब? अगर इंसुलिन की कमी वहाँ पे हो जा रही है। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये हम देखते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या कर रहा है? शुगर लेवल मेंटेन कर रहा है। देखो यानी हमारे बॉडी में इंसुलिन अगर है, इंसुलिन अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है तो ब्लड में जो शुगर है वो भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी। ब्लड शुगर मतलब हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्ब होके कोई भी खाना कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा एब्जॉर्ब होके। तो वैसे ही शुगर भी एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगी? ब्लड में जाएंगी। लेकिन ब्लड से उसको आगे में कहाँ जाना है? ब्लड से उसको हर एक सेल में जाना है ना, हर एक सेल में जाएगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ये सब आगे जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है ना, डाइजेशन वगैरह, वो सब उधर आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी तो इतना समझ लो कि ब्लड शुगर लेवल यानी शुगर ब्लड में प्रेजेंट है, उसके लेवल को कौन मेंटेन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन अगर कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है बेटा। इंसुलिन अगर कम हो गया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, यानी शुगर ब्लड में ही प्रेजेंट रहेगी, ब्लड में से निकल के वो सेल के अंदर में जाएंगी नहीं, है ना। ब्लड में से निकल के वो सेल के अंदर जाएंगी नहीं, तो ब्लड में से निकल के वो सेल के अंदर जाएंगी नहीं तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, यानी ब्लड शुगर, शुगर को ब्लड में से सेल में भेजने का काम कौन करता है? वो काम करता है
इंसुलिन। वो काम कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। शुगर प्रेजेंट है ब्लड में। ब्लड में शुगर कहाँ से आई? शुगर ब्लड में, शुगर सेल में। ठीक है, ब्लड में शुगर कहाँ से आई? हमने खाना खाया, बेसिक डाइजेशन का प्रोसेस तो आपको मालूम होगा। खाना खाया, स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होता है, हम कहते हैं। तो एब्जॉर्ब होके जाता कहाँ है? ब्लड में जाता है। तो वैसे ही खाना खाने के बाद शुगर कहाँ पे आ गया? ब्लड में। अब हर खाया हुआ खाना ब्लड में ही रहेगा क्या? नहीं ना, हर बॉडी के सेल में जाना जरूरी है, क्योंकि जब सेल में जाएगा तो तभी उसमें से एनर्जी निकलती है। और हम खाना खाते ही क्यों है? ताकि हमको एनर्जी मिले। तो यानी जो शुगर है जब सेल में जाएगा तो ही एनर्जी वहाँ बनेगी। यानी शुगर को सेल में जाना जरूरी है, और उसको सेल के अंदर भेजने का काम, शुगर की एंट्री सेल में कराने का काम। ठीक है, शुगर की एंट्री सेल के अंदर कराने का काम कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। तो अभी ध्यान से समझो, इंसुलिन अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो शुगर जो है वो ब्लड में से सेल में जाते रहेंगी। अब इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की क्या हो गई? कमी हो गई, तो शुगर जो है ब्लड में से सेल में जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है उसको भेजने के लिए। तो यहाँ पे शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है अभी? इसलिए मैंने कहा था इंसुलिन अगर कम हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये आपको तो बस इतना ध्यान में रखना है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया किस तरीके से मेंटेन करता है, ताकि आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, आई गेस। एक बार फिर से बता देती हूँ, इंसुलिन का काम क्या है? शुगर को ब्लड में से सेल में लेकर जाना। इंसुलिन कम हो गया तो शुगर ब्लड में ही रहेगा, सेल में नहीं जाएगा। बीमारी क्या कहलाएगी? डायबिटीज। डिक्रीज कौन हुआ? इंसुलिन डिक्रीज हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो रही है, तो बीमारी हो गई डायबिटीज, जिसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल प्रॉपर मेंटेन होगा क्या? नहीं, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है। ओके, सो इतना तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगर आपको आगे का मैकेनिज्म नहीं भी ध्यान रखना चाहो तो ठीक है, लेकिन इतना ध्यान में रखना है, पैनक्रियास का हार्मोन है इंसुलिन, फंक्शन क्या है? मेंटेन शुगर लेवल। किस तरीके से शुगर लेवल मेंटेन कर रहा है अभी मैंने बताया। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएंगी तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज। अब मेरे को बताओ, इंसुलिन की कमी हो रही है तो वो पर्सन का शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको डायबिटीज हो रही है। तो डायबिटीज पर्सन को हमको ट्रीटमेंट में क्या लेना पड़ेगा? इंसुलिन के इंजेक्शन। इंसुलिन के इंजेक्शन, देखो आपने सुना भी होगा, या आपके घर में भी कोई लोग होंगे जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हो, डायबिटीज उनको है। डायबिटीज उनको है मतलब उनके बॉडी में इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी है तो उनको डायबिटीज वाले कंडीशन में क्या लेने पड़ेंगे? इंसुलिन के इंजेक्शन। मतलब बाहर से दवाई के रूप में उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा, ताकि उनकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे और उनकी डायबिटीज की बीमारी ठीक हो जाए। ओके, सो दिस वाज अबाउट पैनक्रियाज। ये सारी हमारी ग्लैंड्स है, ठीक है, और इधर उनके हार्मोन्स और फंक्शन हम देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अभी हम देखते हैं। एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनीज के ऊपर में। ऐसे दो किडनीज होती है ना बेटा, इस तरीके से दो किडनी होंगी, तो किडनी के ऊपर में ये दिखता है आपका, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है किडनी के ऊपर में। तो ये जो है ना, ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड। यानी बॉडी में कितनी एड्रेनल ग्लैंड होती है? बॉडी में 2 एड्रेनल ग्लैंड होती है। बाकी तो पैनक्रियास 2 है क्या, पैराथायरॉइड 4 होती है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड कितनी है? 2 एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। इनका हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। एड्रेनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। अब देखो इसका काम क्या है, जो हमने स्क्विरल वाला एग्जांपल देखा ना, वो वाला देखते हैं अभी हम यहाँ पे। हम थोड़ा सा हमारे एग्जांपल को, हम अपना एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम अभी स्क्विरल के जगह पे खुद को रखते हैं, ठीक है। हम जंगल में गए हैं और हम जंगल सफारी कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले हैं, ठीक है। और हमारे सामने शेर आ गया। हमारे सामने कौन आ गया? शेर आ गया। अभी वहाँ पे स्केरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। शेर हमको खा सकता है ना, शेर हमको खा सकता है। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फाइट करो, पहला ऑप्शन है फाइट करो।
दूसरा ऑप्शन है फ्राइट यानी घबरा जाओ, और तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट यानी भाग जाओ। तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट यानी भाग जाओ। तो जब भी ये 3 कंडीशन डेवलप होती है, कौन सी कंडीशन, एक तो फाइट करने वाली कंडीशन या भागने वाली कंडीशन या फिर टेंशन वाली, घबराहट वाली कंडीशन, तब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन करता क्या है, अभी ऐसी कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करने की जरूरत है ना, बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है, तो वो काम करता है एड्रेनलिन। अब देखो क्या होता है, ऐसे अगर कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आपका हार्ट देखो एकदम बहुत जोर से धक धक करने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट, हमारी सांस लेना भी बढ़ जाती है ना, हम बहुत फास्ट सांस लेने लगते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि कंडीशन कैसी है, इन तीनों में से कोई कंडीशन आ गया, हमारे सामने शेर आ गया है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वहाँ से भागने का, क्योंकि शेर से फाइट करना गधे वाली बात होती है ना, शेर से आप लड़ सकते हो क्या, नो, फ्लाइट घबराओगे आप थोड़ा सा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट, वहाँ से आपको भाग जाना है। तो भाग जाना है तो ऐसे कंडीशन में भागने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, भागने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे बॉडी को प्रॉपर ब्लड मिलना चाहिए, प्रॉपर ब्लड मिलना चाहिए। भागने में सबसे ज़्यादा काम किसका है बताओ, भागने में सबसे ज़्यादा काम मसल्स का है। मसल्स अच्छे से वर्क करेंगे तो ही हम प्रॉपर भाग पाएंगे ना, यानी मसल्स को वर्क करना है अच्छे से, तो मसल्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाना चाहिए, मसल का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको भागना है अभी ऐसे कंडीशन में, या हमको फाइट भी करनी है तो भी मसल का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाना चाहिए। हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है ऐसे कंडीशन में, हम फास्ट सांस लेने लगते हैं, वाई, क्योंकि हम फास्ट ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, फास्ट ब्रीथ करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे बॉडी में अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत रहेगी ना ऐसे कंडीशन में। क्यों, क्योंकि एनर्जी वगैरह हमको बढ़ानी है वो सिचुएशन से लड़ने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम है क्या उस समय पे, ऐसे कंडीशन में फूड डाइजेशन का उतना काम है क्या, उतना काम ऐसे सिचुएशन में नहीं होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इन कंडीशन में कोई भी काम नहीं है। तो ओके, तो अभी हमने देखा एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे है, किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होती है, फंक्शन क्या है उसका, सॉरी हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन है, और एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शन अगर हम देखें तो हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, और क्या बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, लेकिन कहाँ पे, मसल्स में, क्योंकि इस कंडीशन में मसल का काम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है क्या, नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड सप्लाई को वो कम कर देता है। ओके, इस तरीके से हमारी बॉडी को तैयार करता है एड्रेनलिन हार्मोन ये तीनों कंडीशन में। तो वही हमने स्क्विरल वाले एग्जांपल में देखा था कि ये केमिकल होने की वजह से ये अच्छे से बॉडी में फैल जाएगा, और हर एक सेल को ये इतने सारे एक्शन शो कर सकता है हर एक सेल तक पहुंच के। लेकिन अगर हम सिर्फ नर्व इम्पल्स पर डिपेंड रहेंगे तो नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हर सेल तक नहीं पहुंच सकती है। तो ये कुछ ग्लैंड्स देखे हमने, हार्मोन्स और उनके हार्मोन्स देखे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी, उनके हार्मोन्स देखे और उनके फंक्शन देखे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं और बची हुई जो ग्लैंड्स है हमारी वो। सो अभी नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है, दैट नेक्स्ट ग्लैंड इज टेस्टिस। ओके, टेस्टिस, ये टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होता है मेल्स में, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और टेस्टिस का जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, वो है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, ऑब्वियसली ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, तो मेल रिलेटेड फीचर्स या मेल रिलेटेड ऑर्गन्स पे ही वो काम करेगा। तो इसका काम होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना, और दूसरा इसका काम होता है मेल फीचर्स को डेवलप करना, जैसे कि बियर्ड, दाढ़ी, और डीपर वॉइस, यानी वॉइस एकदम से क्या कहते हैं उसको, जाड़ी हो जाती है वॉइस, एंड प्यूबर्टी। और ये सब चेंजेस कब होंगे, प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी मतलब जो 13 से 14 ईयर्स वाला एज होता है उसको कहते हैं प्यूबर्टी, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तो मेल के बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और फीमेल के जो बॉडी में चेंजेस आएंगे वो होंगे फीमेल हार्मोन्स की वजह से, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे मेल के बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बियर्ड ग्रो हो जाती है, वॉइस चेंज होने लगती है, ये सारे चेंजेस होते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से।
और ओवेरीज ये जो है ये प्रेजेंट होती है फीमेल में, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है एक तरह की। ओवेरीज प्रेजेंट होती है सिर्फ फीमेल में, सिर्फ फीमेल में ओवेरीज प्रेजेंट है। और इसके जो है 2 हार्मोन्स होते हैं, टेस्टिस का एक ही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और ओवेरी के 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है, वो साइलेंट है यहाँ पे। फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे ये मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है वैसे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, और फीमेल फीचर्स को, जैसे फेमिनाइन वॉइस है ना, वॉइस ऐसी स्वीट वॉइस हो जाती है, सॉफ्ट स्किन एटसेट्रा जो फीचर्स है। अगेन प्यूबर्टी, लेकिन फीमेल में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है 10 to 12 ईयर्स, वाइल इन मेल इट अकर्स एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, ठीक है, जब चेंजेस बॉडी में होते हैं। ये किसकी वजह से होता है? मेनली ईस्ट्रोजन की वजह से। और प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है? प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है, ठीक है। किस तरीके से प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की लेवल्स होती है, और वो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। और एस्ट्रोजन का काम क्या है? अगेन फीमेल फीचर्स और फीमेल ऑर्गन्स को डेवलप करना। वैसे टेस्टोस्टेरोन का काम है मेल फीचर्स और मेल ऑर्गन को डेवलप करना। तो यहाँ पे हमारे हो गए सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट। अभी समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से ये भी जरूरी है, क्योंकि इतने सारे जो हमने फंक्शंस देखे, ग्रोथ, क्या ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस के जरिए हो सकती है क्या? नहीं, उसके लिए तो हमको कोई केमिकल सब्सटेंसेस ही लगेंगे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। तो इसीलिए हमने कहा हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं, तभी बॉडी की ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या ओवरऑल ग्रोथ और प्रॉपरली बॉडी हमारी काम कर सकती है। ओके, सो हमने सबसे पहले कौन से हार्मोन देखे बेटा? हमने देखा व्हाट फर्स्ट वाज, आई थिंक इट वाज हाइपोथैलेमस, पहला था हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन थे, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद में हमने क्या देखा? थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, वहाँ पे आयोडीन का रोल हमने देखा, किस तरीके से आयोडीन, पैराथायरॉइड ग्लैंड, और आपके शायद एस्चान में 1-2 ग्लैंड ज़्यादा भी दी हुई है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हो, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में वो दी नहीं है तो मैंने वो कवर किया नहीं, आप रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस थाइमोसिन के बारे में दिया जाए, थाइमस, वो थाइमस अपना एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका काम होता है इम्यूनिटी में, ठीक है, वो काम आती है इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक शक्ति हम जिसको बोलते हैं, डिजीज को फाइट करने की क्षमता, उसमें वो हार्मोन काम आता है। बाकी सारे तो हमने कवर किए हैं। उसके बाद में हमने देखा पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है, और फिर हमने देखा था एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनलिन हार्मोन, फिर टेस्टिस और ओवरीज। ओके, तो अभी हमको देखना है फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? अभी बॉडी में, अभी हमने देखा कितना ज़्यादा जरूरी है कोई भी हार्मोन का, क्या कहेंगे हम, हार्मोन का लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होना। सबसे पहले तो आप लोग जाके अटेंडेंस लगा दो बेटा, अटेंडेंस लगा दो, वहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हार्मोन का अमाउंट बॉडी में मेंटेन होकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हार्मोन ज़्यादा हो गया तो भी डिजीज़, हार्मोन कम भी हो गया तो भी डिजीज़ वाली कंडीशन आ जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो इंसुलिन अगर बढ़ गया, किसी का इंसुलिन बढ़ गया, इंसुलिन नहीं बढ़ता है, क्या होगा, मतलब इंसुलिन ही बढ़ेगा, कम होगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी। ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई तो पर्सन कोमा में जा सकता है, और अगर ब्लड शुगर लेवल कम भी हो गई तो भी उसको बहुत घातक या जानलेवा वहाँ पे परिस्थिति क्रिएट हो सकती है। तो इंसुलिन की लेवल मेंटेन होकर रहना भी जरूरी है। तब वो बॉडी किस तरीके से मेंटेन करती है, उसके लिए उसके पास होता है फीडबैक मैकेनिज्म। भाई फीडबैक ये वर्ड तो सुना ही होगा ना आपने, आपसे फीडबैक लिया जाता है, बेटा आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, या आपको ऐसा चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो, फिर आप हमको सजेशन दोगे, उस सजेशन को हम अपनाते हैं, हम उस सजेशन को अपनाते हैं और कुछ चेंजेस लेके आते हैं ताकि सारी चीज़ें स्मूथली चले, है ना, उसको ही हम कहते हैं फीडबैक। तो बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लिया, इंसुलिन, पैनक्रियाज रिलीज कर रही है, इंसुलिन क्या करती है, वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। आप देखो कंडीशन ऐसी हुई है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो ब्लड शुगर मेंटेन करने का काम इंसुलिन का है, और इंसुलिन कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाज।
तो ये सेंस कर लेगा। कौन सेंस कर लेगा? पैंक्रियाज सेंस कर लेगा। क्या सेंस कर लेगा? कि ब्लड में अभी शुगर का लेवल बढ़ गया है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ब्लड में शुगर का लेवल कम करना पड़ेगा। ब्लड में शुगर का लेवल कौन कम करेगा? ब्लड में शुगर का लेवल कम करेगा इंसुलिन। हमने देखा था थोड़ी देर पहले, इंसुलिन बढ़ेगा तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हमको ब्लड शुगर लेवल को कम करना है तो हमको इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाना पड़ेगा। इंसुलिन का रिलीज कौन बढ़ाएगा? पैंक्रियाज। तो ये कंडीशन पैंक्रियाज ने सेंस कर ली, उसको पता चला कि उसने सेंस किया कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो फटाक से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देगा। इंसुलिन का रिलीज जैसे ही बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ी हुई थी वापस से नॉर्मल पे आ जाएगी। इसी को तो हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। उसने फीडबैक लिया और अपना एक्शन शो किया। और दूसरी कंडीशन में भी यह पॉसिबल है। क्या हो सकता है? एक तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो सकता है। ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज हो गया है। अब ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज हो गया और ऐसे कंडीशन में भी इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन बढ़ता जा रहा है तो ऑलरेडी जो कम हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो और गिर जाएगा अगर इंसुलिन बढ़ता गया तो, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ब्लड शुगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो ये चीज भी कौन सेंस करेगा? पैंक्रियाज सेंस कर लेगा। पैंक्रियाज को पता चल जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है। ब्लड शुगर लेवल अगर कम हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन के रिलीज को इमीडिएटली रोक देना पड़ेगा। तो इंसुलिन के रिलीज को वो क्या कर देगा? इनहिबिट या रोक देगा। इंसुलिन का रिलीज रुक गया तो ब्लड में जो शुगर है वो सेल में नहीं जाएगा। वो सेल में नहीं जाएगा मतलब ब्लड शुगर लेवल जो डिक्रीज हुआ है वो वापस से बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, इसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरीके से क्या हो रहा है? एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करके रख रहे हैं, ना बढ़ने दे रहे हैं ना कम होने दे रहे हैं। ऐसा हर हार्मोन के लिए होगा। एड्रेनलिन के लिए भी होगा। एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया अगर बॉडी में तो कौन सेंस करेगा? एड्रेनल ग्लैंड। और क्या करेगा फिर? वो एड्रेनलिन रिलीज करना बंद कर देगा, है ना। वैसे ही अगर एड्रेनलिन का लेवल कम हो गया तो वो भी सेंस करेगा एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ा देगा। इसी को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एक बार फिर से बताती हूँ। ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया, पैंक्रियाज ने पता लगाया, बढ़ गया। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, पैंक्रियाज ने पता लगाया, उसको पता चला कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो वो क्या करेगा? इंसुलिन को बढ़ा देगा। क्योंकि इंसुलिन जैसे ही बढ़ेगा ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ था वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, वो भी पैंक्रियाज पता लगाएगा। ब्लड शुगर लेवल कम हो गया मतलब ब्लड शुगर को बढ़ाना है, ब्लड शुगर को बढ़ाना है मतलब इंसुलिन को रोकना है। क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को और कम कर देगा, इसलिए ब्लड शुगर को रोकना है। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में चलता है और हार्मोन की रिलीज को कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीख लिया बेटा। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं। ओके, सो अभी हमको थोड़ा सा इनके बीच का हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इसमें मेन काम कौन कर रहा है? नर्व सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन काम करता है? ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम में मैसेज कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेज लेके जा रही है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज कौन लेके जा रहा है? हार्मोन्स मैसेज लेके जा रहे हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के एक्शन कैसे होते हैं? क्विक, एकदम फटाक से एक्शन होते हैं ना, हमने देखा है फटाफट एक्शन होते हैं, फटाफट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स के एक्शन कैसे होते हैं? स्लो। ये सारे एक्शन जो हमने देखे, फटाक से एक्शन आ रहे हैं क्या? ग्रोथ फटाक से हो रही है क्या? बहुत स्लोली होती है ना, बहुत स्लोली होती है ना। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसी होती है? शॉर्ट लिव, कुछ समय के लिए ही होती है, कुछ सेकंड के लिए ही होती है ना, कुछ सेकंड के लिए ही वो रहती है। लेकिन इसके इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी ग्रोथ देखो हो भी धीरे धीरे रही है, स्लो चालू हुई लेकिन बहुत लंबे समय तक होंगी, है ना। ये सारे चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है। सो ये डिफरेंस है दोनों में और दोनों मिलके काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के स्टेट में
रहती है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। आई होप सबको समझ में आ गया हो। आपको प्रॉपरली नोट्स बना लेने हैं बेटा। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, वहाँ पे चार्ट दिया है, वो अच्छे से सब फिल कर लो। एस चांद आप परचेज कर सकते हो, अभी शॉप्स भी खुल चुकी है, दुकानें भी खुल चुकी है। जिसके पास में नहीं होगा तो जाके एस चांद परचेज कर लो। एंड आई थिंक आपके पास में होनी चाहिए वो बुक्स, वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप प्रॉपर लिख लेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। हर एक हार्मोन, हर एक ग्लैंड, उसके हार्मोन, उसके फंक्शन, उसका लोकेशन, अच्छे से प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करने हैं। सेंटेंसेस लिख के ऐसे एरो एरो दे के नहीं लिखना है, ठीक है, प्रॉपरली लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने अभी देखा। थोड़े से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? अगेन केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम की। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये सब हमने देख लिया, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हार्मोन्स के जरिए होता है। हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। कैसी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? डक्टलेस होती है। डक्टलेस होती है मतलब हार्मोन डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे मतलब पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। पूरे बॉडी में फैल जाएंगे मतलब पूरे बॉडी में एक्शन शो करते हैं क्या? वो नहीं, एक्शन तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही शो करेंगे ना। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये ओवरीज, ठीक है। ओवरीज कहीं पे और सिचुएटेड है बॉडी में। आप डायग्राम देखोगे ना टेक्स्ट बुक में तो आपको सारे लोकेशन पता चल जाएगी। तो ओवरीज सिचुएटेड होती है हमारे स्टमक के नीचे में, एब्डोमेन में। स्टमक के नीचे में ओवरीज होती है, 2 ओवरीज होती है फीमेल में। लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे। लेकिन ब्लड में आ गए तो पूरे बॉडी में फैल गए, लेकिन इनका इफेक्ट पूरे बॉडी में दिख रहा है क्या आपको? नहीं, इफेक्ट तो सिलेक्टेड जगह पे दिख रहा है। इफेक्ट सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पे ही और फीमेल फीचर्स पे ही शो कर रहा है। मसल पे कोई इफेक्ट शो कर रहा है क्या? वो हेयर पे कोई इफेक्ट शो कर रहा है क्या? नहीं। यानी जरूरी नहीं है कि वो पूरे बॉडी में फैले तो हर जगह इफेक्ट शो करे। हार्मोन्स ब्लड में आ जाते हैं, पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं, लेकिन एक्शन एक पर्टिकुलर जगह पे ही शो करते हैं। जिस पर्टिकुलर जगह पे वो एक्शन शो करेंगे उसको हम कहेंगे टारगेट साइट, यानी जहाँ पे वो टारगेट है उनका, है ना। जैसे ये हो गया ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का टारगेट क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टोस्टेरोन का टारगेट क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन वो पूरे बॉडी में फैले हुए होंगे, लेकिन एक्शन एक ही जगह पे शो करेगा। और कैसे होता है ये एक्शंस? स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर वहाँ पे लिखना है। वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? आयोडाइज्ड सॉल्ट का क्यों यूज होता है? थोड़ी देर पहले बताया था, आयोडीन के वजह से थायरोक्सिन बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, और आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन कम बनेगा, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हो जाएगी तो गॉइटर डिजीज हो जाएगा। ये डिजीज को अवॉइड करने के लिए हम आयोडाइज्ड सॉल्ट लेंगे, जिसके वजह से हमारे बॉडी में भरपूर अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट रहेगा और थायरोक्सिन प्रॉपर बनेगा, तो कोई डिजीज वहाँ नहीं होगी। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड? एड्रेनलिन के पूरे इफेक्ट वहाँ पे लिखने हैं हमको। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, मसल का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, स्टमक वगैरह का ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हो जाता है। ये पूरे एक्शन वहाँ लिखने हैं। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? डायबिटीज वाले कंडीशन में इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों देंगे? क्योंकि डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ गया है। ब्लड शुगर बढ़ गया है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हमको इंसुलिन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसकी बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन बना नहीं पा रही है, तभी तो उसका ब्लड शुगर बढ़ गया। अब बॉडी प्रॉपर इंसुलिन बना नहीं पा रही है तो हमको बाहर से इंसुलिन उसको देना पड़ेगा। इसीलिए डायबिटीज़ वाले कंडीशन में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो वो ब्लड शुगर को कम करने के लिए बाहर से इंजेक्शंस के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा प्रिपेयर कर लिया बेटा। और एक चीज़ ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके बाद में आपको टेक्स्ट बुक थरोली रीड करनी है। टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ना है, जितना भी टॉपिक हमने कवर किया बैठ के ये होने के बाद। और जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है जिस टॉपिक में, लेक्चर खत्म होने के बाद आप 1 बार 2 बार फिर से लेक्चर देख लिया करो, ताकि जो आपको डाउट आया है वो क्लियर हो जाए। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या कॉल करके आप पूछ सकते हो बेटा। लेकिन पूरा आपको अभी प्रिपेयर कर लेना है और अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करें।